हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पाठ 1 है। इस पाठ को आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो चलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कक्षा 6 समाज विज्ञान का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पाठ 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो चलिए अब हम प्रश्नों के माध्यम से हम आपके सामने इस पाठ की जानकारी देंगे। इस पाठ को अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। और सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक पूरा कोर्स, ये नहीं कि अभ्यास भी तैयार करवाया जाएगा और पाठ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। मेरा मकसद है कि आपको पूर्ण जानकारी, आप संपूर्ण रूप से किसी पाठ के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो। आप जो अध्ययन करें उसमें सर्वज्ञ हों। तो अभ्यास तो करवाएंगे ही, साथ में हम जितने क्वेश्चन बना सकते हैं वो हर पाठ से बना के क्वेश्चन और आपके सामने भेजेंगे कि आप उस पाठ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1, प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, मंदिरों एवं इमारतों, आज के अवशेषों का अध्ययन क्या कहता है। छोटा कर देते हैं। प्रश्न 1 है, प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों, आज के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को सही से देखेंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि जो उत्तर है उसी पे आप लिख लें, याद कर लें। चारों ऑप्शन भी पढ़ के फिर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, याद करेंगे, फिर लिखेंगे। तो प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों, आज आदि है। ये भाई, ये आदि है, समझिए। इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आज नहीं है, आदि है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, या पुरातत्व कहलाता है, या भूगोल कहलाता है, या भूमंडल कहलाता है। तो चलिए भाई, ऑप्शन को भी पढ़ें, समझें, याद करें, नोटबुक बना लें। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों, आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये अध्ययन कहलाता है पुरातत्व। आपका उत्तर सही होगा, पुरातत्व। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तु, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। अभी आपसे पूछा गया था अध्ययन को क्या कहा जाता है, अध्ययन क्या कहलाता है। अब इसमें अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो अध्ययन करने वाले को भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है, या भूगोलवेत्ता कहा जाता है, या पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, या अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न को
सही से पढ़ें। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तु निर्मित मंदिरों एवं इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भशास्त्री, भूगोलवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता या अंतरिक्ष यात्री? तो उसको कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चारों ऑप्शन लिखना है, फिर उत्तर डाल के जो उत्तर सही होगा वो लिखना है। ऐसे याद करोगे जल्दी याद होगा। ऐसे लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी याद हो जाएगा। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। चारों ऑप्शन, प्रश्न को देखें, चारों ऑप्शन देखें, फिर उत्तर लिखें। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है? उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? प्रश्न नंबर 3। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है? तो इसका उत्तर क्या सही होगा? अतीत को 3 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 3 भागों में। चारों ऑप्शन नोटबुक में लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे 3 भागों में। प्रश्न नंबर 4। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? आधुनिक काल कहलाता है, या प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, या आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, या ऐतिहासिक काल कहलाता है? प्रश्न नंबर 4। वह जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, वह कौन सा काल कहलाता है? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, वह कौन सा काल कहलाता है? वह कौन सा काल कहलाता है? तो वो कहलाता है, क्या भाई बताना है? प्राग ऐतिहासिक काल, या आदि ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, या पुरापाषाण काल? तो अभी आपने इसके पहले देखा कि वह समय जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उसको क्या हम उत्तर आया? प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पे लिखित साक्ष्य प्राप्त हो रहा है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसे काल समय को बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आपका 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6। जिस काल की लिखित सामग्री मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को क्या कहते हैं? जिस काल की लिखित सामग्री मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल, या मध्यपाषाण काल, या ऐतिहासिक काल, या वर्तमान काल? तो अभी हम आपको बताए
पहले के प्रश्नों में जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं वो पुरा पाषाण काल हो गया। जिसके बारे में लिखित सामग्री तो है पर पढ़ा नहीं जा सका वो मध्य पाषाण काल मान लीजिए। और जिस काल की लिखित सामग्री मिलती है उसे पढ़ा भी जा सका है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऐतिहासिक काल। उसे क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 7, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। चीन में हुआ था या रूस में या भारत में या नेपाल में। प्रश्न नंबर 7, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, रूस में, भारत में या नेपाल में। तो चलिए हम उत्तर आपको बताते हैं। ऑप्शन चारों लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे उत्तर, और जो उत्तर सही होगा वो लिखेंगे। तो चारों ऑप्शन लिख लिया। मान लीजिए अब उत्तर में क्या लिखेंगे, तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ये प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन लिखने के बाद फिर 5वीं लाइन में नोटबुक में लिखेंगे उत्तर 7 चीन। तो यहाँ पढ़े, निशान लगाए, यहाँ चीन लिखे तो 2-3 बार रिपीट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देख लें भाई। अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख कहाँ से मिला है? अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख कहाँ से मिला है? प्रश्न नंबर 8। तो ये लुम्बिनी नेपाल से या सारनाथ बिहार से या मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से या गया बिहार से। ये स्थान के नाम लिखे गए हैं, ये उस स्टेट का नाम लिखा गया है जहाँ से मिला है। ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, सारनाथ बिहार में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में। तो आपको सीधा उत्तर पे आना है। अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसमें उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख लुम्बिनी नेपाल से मिला है। लुम्बिनी नेपाल से मिला है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, किसने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा? प्रश्न नंबर 9, किसने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा? ये घोषणा सम्राट अशोक ने किया या सम्राट बिंदुसार ने किया या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया या सम्राट विक्रमादित्य ने किया? तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और सम्राट विक्रमादित्य गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के। ये भी साथ में जानते चलिए, गुप्त वंश के थे। तो आपको लिखना क्या है, नोट क्या करना है, याद क्या करना है। प्रश्न नंबर 9, किसने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा? तो ये घोषणा करने वाले थे सम्राट अशोक। चारों ऑप्शन लिखना और फिर उत्तर लिखना। सम्राट अशोक यहाँ निशान लगाना है और उत्तर भी लिखना है। उत्तर 9 सम्राट अशोक, ऐसा समझ गए। तो इसमें 2-3 बार रिपीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10,
हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 10। तो ये गुजरात में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है, या बिहार में स्थित है? प्रश्न नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। उत्तर क्या सही होगा? गुजरात। ऑप्शन चारों लिखेंगे, दिमाग में याद करेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। सारनाथ स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? सारनाथ स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? तो चलिए भाई देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या तमिलनाडु में स्थित है, या पश्चिम बंगाल में स्थित है? सारनाथ स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, ये निकटतम उत्तर आपको बताना है। वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, पर बिहार ऑप्शन में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या लगाएंगे? तब आप कोई भी ऐसा प्रश्न रहता है तो जो निकटतम सही होता है उस उत्तर को सही कर देते हैं। तो निकटतम क्या है? बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश निकटतम उत्तर प्रदेश है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 11 का सारनाथ स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर में बिहार नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उत्तर प्रदेश। सारनाथ स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12। सारनाथ स्तूप या धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? देखिए क्वेश्चन को ऐसे सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में आपके सामने वो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा करके, छोटी छोटी बात को क्वेश्चन बना के आपके सामने ला रहा हूँ कि आपकी जानकारी अधूरी न रहे। आप अच्छे से कोई भी पाठ पढ़ें तो उसके बारे में विधिवत जानकारी हो। पर साथ में ये भी हम बता दे रहे हैं, जिन बच्चों का, जिन लोगों का जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है, उनके पास इस सेशन को शेयर कर दें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास भी ये सेशन पहुँचे। वो भी केवल अभ्यास तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका भी ज्ञान संपूर्ण हो, उनका ज्ञान अधूरा ना हो, ज्ञान पूरी जानकारी हो, ज्ञान पूरा हो। पूरा पाठ आपको बातों बातों में रटा दूंगा, आपके दिमाग में ऐसे भर दूंगा कि मान लीजिए आप किताब ही याद कर लिए हैं। तो जिन लोगों का नंबर हो, जो आपके संपर्क में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो कक्षा 6 में, उनके पास शेयर करें और उनसे कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सेशन डालें तो उनके पास पहुंच जाए, उनके पास सेशन पहुंचे और वो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए प्रश्न है, सारनाथ स्तूप या धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो अभी आपको हमने बताया था अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश का था? अब आप समझिए उत्तर, फिर भी यहाँ चारों ऑप्शन पढ़ देते हैं। मौर्य वंश के शासक अशोक ने, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने, शुंग वंशी पुष्यमित्र शुंग ने। देखिए ये एक एक ऑप्शन में दो दो प्रश्न हैं, मतलब इस तरह से प्रश्न आपके सामने लाया हूं। मौर्य वंश, यहाँ पे मौर्य वंश लिख देता काम चल जाता।
पर साथ में मौर्य वंश के अशोक ने, अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। तो ऐसे आपके ज्ञान को बढ़ाना है, ऐसे आपको ज्ञान देना है, और पूरे पाठ के बारे में जो भी है वो आप अच्छी तरह पढ़ते चलें। हम आपको दावा करते हैं, एक बार देख लें, एक बार नोटबुक में नोट कर लें, उस ये सब याद हो जाएगा। ये हम दावा करते हैं कि अगर सही से आप देख लेते हैं, एक बार में नहीं हो पा रहा 2 बार देख लीजिए, तो सही से देख लें और नोट कर लें, याद हो जाएगा ये। तो चलिए अब अगले प्रश्न, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। सारनाथ स्तूप या धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध वही गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, मिर्जापुर में दिया था, या श्रावस्ती में दिया था? प्रश्न नंबर 13, महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध लिखे हुए तो और अच्छी बात है। प्रश्न में गौतम बुद्ध, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि महात्मा बुद्ध कौन, इनका नाम क्या? गौतम बुद्ध। अब बताइए कहाँ पे दिए हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, रामायण एवं महाभारत के लेखक का नाम लिखिए। नाम लिखिए। महाभारत एवं रामायण एवं महाभारत के लेखक का नाम लिखिए। तो क्या नाम है भाई? तुलसीदास एवं वेदव्यास। इसमें वेदव्यास तो सही है पर ये गलत है। वाल्मीकि एवं वेदव्यास, हाँ यही सही है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेदव्यास ने महाभारत की। इसमें वाल्मीकि सही है तो केशव गलत है, इसमें दोनों गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि हैं, महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास हैं। तो रामायण एवं महाभारत के लेखक का नाम लिखिए। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, वाल्मीकि एवं वेद व्यास। वाल्मीकि एवं वेद व्यास। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त हैं, या चाणक्य हैं, या कौटिल्य हैं, या सभी ने अर्थशास्त्र को लिखा है? तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें भाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। सभी तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। समझ गए? ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16,
प्रश्न नंबर 16, राज तरंगणी का लेखक कौन है? राज तरंगणी का लेखक कौन है? कल्हड़ हैं, या तुलसीदास हैं, या मीराबाई हैं, या कबीरदास हैं? प्रश्न नंबर 16, राज तरंगणी का लेखक कौन है? तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ हैं। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ हैं भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 17, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? चीनी यात्री फायान है। इसमें भी एक एक ऑप्शन में दो दो क्वेश्चन है। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। समझिए, होइनसांग कहाँ निवासी था? चीन का। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन जा रहा है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? चीनी यात्री फायान, या चीनी यात्री होइनसांग, या यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, या सिकंदर महान? प्रश्न नंबर 17, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 17, इंडिका पुस्तक का लेखक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहा जाता है? बीसी कहा जाता है, या एडी कहा जाता है, या बीसी और एडी दोनों कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। बीसी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को क्या कहा जाता है? तो जन्म से पहले को क्या कहा गया? बीसी। तो यहाँ क्या कहा जाएगा? एडी। ईसा मसीह के जन्म के वर्षों को क्या कहा जाता है? तो एडी बीसी दोनों सभी गलत हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को तो बीसी कहा गया है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को एडी कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, एडी लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एडी लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एनोडाकनी, एनोडामनी, एराडाकनी, एराडामनी। प्रश्न नंबर 20, एडी लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो एडी लैटिन भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एनोडाकनी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, या मुक्तावली है, या सूरसागर, या महाभारत? प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22,
प्रश्न 22, विश्व का, भाई यहाँ पे ये गलत हो गया, विश्व का यहाँ पे लिखना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। विश्व का, यहाँ पे पहले विश्व लिखेंगे प्रश्न नंबर 22, फिर लिखेंगे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। यहाँ पे विश्व नहीं लिखा गया है, यहाँ पे विश्व लिखना है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 22 पे यहाँ पे विश्व लिखना है, यहाँ लिख दिया हूँ, ये सामने लिखा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका का संग्रहालय है, या जयपुर स्थित दिल्ली का संग्रहालय है, या लाहौर स्थित पाकिस्तान का संग्रहालय है, या लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम है। ये ऑप्शन डी है भाई। प्रश्न नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम, ये ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी है, यहाँ नहीं लिखा गया है, कुछ मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन डी करके उत्तर कर लेना, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम। प्रश्न नंबर 23, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, या मार्शल को, या दयाराम साहनी को, या राखलदास बनर्जी को। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न 24, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। प्रश्न 24, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, तो चलिए क्या कहा जाता है। अभिलेख कहा जाता है, या स्तंभ कहा जाता है, या संग्रहालय कहा जाता है, या साहित्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा संग्रहालय कहा जाता है, संग्रहालय। ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, संग्रहालय। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न 25, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न नंबर 25, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 25, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभिलेख। ये स्तूप, ये गलत भाई, स्तूप नहीं, यहाँ पे टीला होगा, टीला होगा, समझिए। अभिलेख, टीला, पुरास्थल या संग्रहालय। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभिलेख होता है या टीला, ये टीला है भाई, टीला, समझ लो अच्छी तरह, समझिए। प्रश्न नंबर 25, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभिलेख होता है, या टीला होता है, या पुरास्थल या संग्रहालय। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। आपका उत्तर क्या सही होगा, टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला।
या ढूह बोलते हैं तो ढूह आपके समझ में नहीं आएगा। या मिट्टी का ऊंचा, या मिट्टी का एक ऊंचा सा ढूह या ऊंचा स्थान। पर आप जो याद करेंगे, जो नोटबुक में लिखेंगे, वो लिखेंगे टीला उत्तर में। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये जो आपके पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया रहता है, हम उन क्वेश्चनों को भी हल कराएंगे। मेरा मकसद है आपका ज्ञान अधूरा ना रह जाए। अभ्यास में बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कम प्रश्न रहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आपके हर पाठ से, प्रत्येक पाठ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न आपके सामने ले आएं, वो आपके सामने रखें। प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लें, नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको पूरे पाठ की जानकारी हो जाए, आपको पूरा पाठ याद हो जाए। तो साथ में आप अपने दोस्तों के पास, जो आपके कक्षा 5 पास करके 6 में गए हैं, किसी भी स्कूल में गए हैं, उनके पास अगर संपर्क हो, उनसे मिलते हैं आप, तो उनसे मिलकर उनको बताएं कि इस चैनल पर अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाता है, पूरे पाठ की तैयारी किया जाता है। तो उन लोगों को भी, जो भी आपके दोस्त हों, जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में गए हैं, उनको भी इस बताएं, शेयर करें, उनसे भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उनको भी सही जानकारी, पूरा पाठ याद हो जाए, पूरे पाठ की सही जानकारी उनको मिल सके। तो चलिए, अब हम अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास में प्रश्न 1 है उत्तर लिखिए। समझिए, प्रश्न है उत्तर लिखिए। क्या है प्रश्न का? प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? समझिए, प्रश्न यहाँ है, उत्तर लिखिए। तो प्रश्न का, प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? तो आप उत्तर देखेंगे। चलिए, और 2-3 बार पीछे कर करके के नोट करें, लिखें, याद करें, समझें, प्रश्न को भी समझें और उत्तर को भी समझें। 2-3 बार आप सेशन को देखेंगे और लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्रश्न का, प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? ये आपके पाठ पुस्तक में अभ्यास में है। तो उत्तर है, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और कल्प पत्रों पर लिखते थे। काम पत्रों है, कल्प है, कल्प। ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्र है भाई, ये ताम्र पत्रों, ताम्र, यहाँ पे लिख लेना ताम्र। प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ताड़ पत्रों पर लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है साथ में। क्यों? तो क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो प्रश्न है प्रश्न का, प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? उत्तर है, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्र पत्रों पर लिखते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो चलिए भाई, अब ये पीछे कर करके बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, नोट करेंगे। अब प्रश्न खा पे चलते हैं। प्रश्न खा देखें। प्रश्न खा,
पाठ में आपने सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में क्या जाना? किस अभिलेख के बारे में? यहाँ पे पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। यहाँ पे लिख देना है किस अभिलेख के बारे में जाना। प्रश्न यह है। प्रश्न खा, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? ये प्रश्न है। यहाँ पे तो देखिए, जब टाइप करके सेशन जा रहा है तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो हम लिखकर आपको बता रहे हैं। प्रश्न खा है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर खा, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी स्थित रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। प्रश्न फिर से। प्रश्न खा, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? उत्तर है खा, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी स्थित रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है इस समय, नेपाल में। चलिए अब अगले प्रश्न में आप समझ गए होंगे। सेशन को पीछे कर करके याद करना, लिखना, नोटबुक बना लो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर ग। प्रश्न ग, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। प्रश्न नंबर ग, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर ग में क्या लिखेंगे भाई? सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, उसके समय की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर में सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, उसके समय की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख से उसकी नीति, शासनकाल, भाषा, सभ्यता और संस्कृति के विषय में पता चलता है। ये संस्कृति जो है, इसको ऐसा लिख लेना भाई, संस्कृति ऐसा लिखा जाएगा, संस्कृति, संस्कृति ऐसा लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे कृति पे मात्रा लगा देना है, ऐसा, संस्कृति। तो प्रश्न गा, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। तो उत्तर गा है, सिक्के से तत्कालीन शासक का नाम, उसके समय की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख से उसकी नीति, शासन काल, भाषा, सभ्यता और संस्कृति के विषय में पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रश्न घा पढ़े। उत्तर घा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो घा उत्तर घा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर अंगा। प्रश्न अंगा, इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। इतिहास जानने के पुरातात्विक
और साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है उत्तरंगा पुरातात्विक और साहित्य दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधा, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं साहित्यिक स्थिति का वर्णन करते हैं। फिर से देख लें। प्रश्न है इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। अब ये उत्तर है पुरातात्विक और साहित्यिक है। पुरातात्विक और साहित्यिक है भाई। ये साहित्यिक यहाँ पे का लिख देना, का लिख देना, समझिए साहित्यिक। तो चलिए अब इसको याद करना चालू करें, देखना चालू करें, पढ़ना चालू करें, नोटबुक में लिखना चालू करें। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं, यानी कि अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। समझ गए? अतीत का निर्माण करते हैं यानी अतीत के बारे में पता लगाते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधा, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति ये यहाँ पे स्थिति है भाई, यहाँ पे ये स्थिति है। आर्थिक स्थिति ये क्या है? यहाँ पे ये स्थिति है। स्थिति कैसे लिखा जाएगा? स्थिति, समझिए यहाँ पे कट गया है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, समझिए ये लिख लीजिए। यहाँ पे कट गया है, स्थित है, तो स्थिति आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ये परंपराओं के आधार पर है भाई। तो ये सेशन को पीछे कर करके याद कर लेना। बार बार 2-3 बार आप पढ़ोगे, नोटबुक में लिख लोगे, नोटबुक भी तैयार हो जाएगा। 2-3 बार सेशन को देखोगे, आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा, आपकी जुबान पर पूरा पाठ रट जाएगा, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है भाई, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है? अभ्यास में है का है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल,
तीसरा आएगा ऐतिहासिक काल। समझिए, इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलते हैं, अंतर स्पष्ट किया जाता है भाई। पहले प्राग ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इन तीनों को पहले के ही प्रश्नों में रखा हूं, यहाँ भी रख दिया हूं, अभ्यास में है यहाँ भी रख दिया हूं, उधर जो पहले क्वेश्चन बनाया हूं उसमें रख दिया हूं। आप इतनी बार देखेंगे सेशन को तो याद ही हो जाएगा। तो का प्राग ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। फिर दूसरा है खा आद ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। अब तीसरे पे आते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल गा। अब गा में देखें क्या है ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझिए, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? आ है पुरातत्ववेत्ता, ये भी बहुविकल्पी में रखा हूं, बहुविकल्पी प्रश्नों में बनाया हूं इस पे प्रश्न, यहां भी आपको बता रहा हूं। तो वहां देखेंगे, वहां लिखेंगे, यहां देखेंगे, यहां लिखेंगे, आपकी जुबान पे सब याद हो जाएगा, आप रट लेंगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, पूरा नॉलेज आपका तैयार हो जाएगा। आप जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए वो आपके लिए लेकर आया हूं इस सेशन में, और ऐसा ही सेशन आपके लिए पढ़ता रहेगा। हर पाठ में अच्छे से अच्छे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो बना के आपके सामने लाऊंगा, और अभ्यास जो किताब में अभ्यास दिया गया है वो भी करवाऊंगा। तो चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? आप पुरातत्ववेत्ता। अब पुरातत्ववेत्ता क्या है? पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वह लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं है भाई, फिर से, पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वह लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्ववेत्ता के बारे में आप 2-3 बार सेशन को देखें, नोटबुक में लिखें। अब आगे चलते हैं, सेशन को पीछे कर करके पढ़ लेना। बाई इतिहासकार। इतिहासकार के बारे में क्या जानकारी, इतिहासकार किसे कहते हैं, ये जानकारी प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं।
वह कृषि, पशुपालन, व्यापार, नाप तोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। चलिए इतिहासकार के बारे में पढ़ लीजिए। सेशन यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोक दिया हूँ। इसको लिखिए, याद कीजिए, पढ़िए। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वह कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। अब ये हम प्रश्न आपके सामने लाते हैं। प्रश्न इसमें 6 हैं। अब सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 1, प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। चलिए भाई, पीछे आप सेशन को देख लिए हैं। अब गलत सही का उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से, ये सही है या गलत है। कमेंट और लाइक करते रहिए। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि ये वाक्य सही है या गलत है। प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, सही है या गलत। भाई लिखित सामग्री इसमें कुछ मिली ही नहीं, लिखित सामग्री कुछ मिली नहीं है, समझिए। फिर प्रश्न 2, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, सही है या गलत। कमेंट के माध्यम से बताएं। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, सही है या गलत। अरे भाई, प्राचीन काल के मानव भोजपत्रों, ताम्रपत्रों आदि पर लिखते थे। कागज का आविष्कार तो चीन में हुआ था, ये प्रश्न में रखा हूं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कागज तब था ही नहीं, समझिए। प्रश्न 3, सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। चलिए भाई, आप सही है गलत कमेंट के माध्यम से बताएं। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो हाँ सही है, मिलती है भाई, मिलती है। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। प्रश्न 4, राजतरंगिणी कौटिल्य या चाणक्य की रचना है। ये दोनों एक ही नाम है, पिछले प्रश्नों में बताया हूं। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, आया ध्यान। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। अब राजतरंगिणी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि राजतरंगिणी आपको बताया हूं कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की रचना है, समझिए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, कल्हड़ हैं। कौटिल्य किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र के, आया ध्यान। कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे, वेद धार्मिक साहित्य हैं। हाँ, वेद धार्मिक साहित्य हैं, ये सही है, वेद धार्मिक साहित्य हैं। प्रश्न 6, फाहियान मौर्य काल में भारत आया था। तो फाहियान मौर्य काल में नहीं आया था, गुप्त काल में आया है भाई, गुप्त काल में आया है, ये गुप्त काल में आया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गलत सही में पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा गलत हो गया, पांचवा सही हो गया, छठा गलत हो गया।
समझ गए? और कमेंट के माध्यम से बताते भी रहें। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। प्रश्न है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला, बताया हो ना। आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं। स्तूप के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? आपकी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए, अपनी जानकारी के लिए। आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो स्तूप के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो चलिए, हम सारनाथ स्तूप देखने जाएंगे, तब हम उसके विषय में निम्नलिखित बात जानना चाहेंगे। हम सारनाथ स्तूप देखने जाएंगे, हम सारनाथ स्तूप देखने जाएंगे, तब हम उसके विषय में निम्नलिखित बात जानना चाहेंगे। तो क्या क्या जानना चाहेंगे? पढ़िए उसको, प्रश्न को भी। कैसे आप प्रश्न बनाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या जानना चाहेंगे, आप प्रश्न के माध्यम से आपको व्यक्त करना है। तो चलिए, आप यहाँ पर है, हम सारनाथ स्तूप देखने जाएंगे, तब हम उसके विषय में निम्नलिखित बात जानना चाहेंगे। क्या भाई बात? इसका निर्माण कब हुआ? एक तो ये जानना चाहेंगे, इसका निर्माण कब हुआ। तो वहाँ उस स्तूप के बारे में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 262 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, समझिए। अब दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने इस पे कुछ काम कुमार गुप्त ने भी किया है। गुप्त काल में भी इसका निर्माण कुछ काम हुआ है इस पे। यह है कि अभी प्रश्न के हिसाब से क्या जानना चाहेंगे, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण कब हुआ? 263 ईसा पूर्व। इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। इसके निर्माण के पीछे के उद्देश्य क्या था? यानी कि सम्राट अशोक का उद्देश्य था कि मैं लुम्बिनी गांव में गया, गौतम बुद्ध के जन्मस्थली को देखा, वहाँ पे कर व्यवस्था को उपज का 8वां भाग कर दिया, ये जानना चाहेंगे। फिर इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था? देखिए भाई, सीधे उसको आप माइंड में पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। क्या प्रश्न बनाएंगे? नहीं अगर बन पाएगा तो चापड़ मार देंगे, चापड़ मार देंगे, समझिए। चापड़ क्या हुआ? अरे आपको चापड़ नहीं मार रहे हैं, वास्तुकार कौन था? चापड़ था, समझ गए। इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार चापड़ था, हम नहीं चापड़ मार देंगे, ये बता रहे हैं आपको। अब अगला आ जाए, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ? तो इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ, इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ होगा, ये अपने दिमाग में सोचिए कि इतना अच्छा बना है, इतना बड़ा बना है, इतना आकर्षक बना है, तो उस समय में इस पर कितना धन व्यय हुआ होगा। ये सब हम जब स्तूप देखने जाएंगे, सारनाथ स्तूप देखने जाएंगे, तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए, शायद आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़िए। अपने दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभ्यास के अलावा पाठ की संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए, अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।